नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करमीर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिली 6 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है संदर्भ स्रोत, उनका मूल्यांकन, एक परिचय। ये एक ऐसा अध्याय है, इसमें जो पीछे के सारे पाठ है वो इसमें जो भी ग्रंथ है जिनका हम अध्ययन करेंगे उनके बारे में डिटेल्स आगे हम जानेंगे, लेकिन ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये संदर्भ ग्रंथ की जो परिभाषा है कई बार पूछी गई है। दिसंबर 2017, जून 2016 और 2 जून 2017। संदर्भ पुस्तक किसे कहते हैं? जैसे मान लो आप कोई भी विषय का अध्ययन कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी की जब जरूरत पड़ती तभी आप उस संदर्भ पुस्तक को आप अध्ययन करते हैं। सामान्य शब्दों में कह सकते हैं किसी विषय या तथ्य का स्पष्टीकरण अथवा स्पष्टीकरण करने में जो पुस्तक तत्काल सहायता देती है या सूचना देती है उसे संदर्भ पुस्तक कहा जाता है। अलग-अलग जो विद्वानों ने भी इनकी इस जो पुस्तक है या संदर्भ ग्रंथ है उसकी परिभाषा दी है। संदर्भ पुस्तक ज्ञात सूचनाओं का संकलन एवं संगठन इस प्रकार करती है कि अभीष्ट सूचना तत्काल व विषय रूप में सामने आ जाती है। ये कथन था डॉक्टर एस आर रंगनाथन का। लुईस सोर्स ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। संदर्भ ग्रंथ किसी विशेष सूचना को प्राप्त करने हेतु उपयोग की जाती है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ग्लोसरी ऑफ लाइब्रेरी टर्म्स में इसकी परिभाषा निम्न शब्दों में है। निश्चित विषयों की जानकारी के लिए इसकी रचना विशिष्ट संयोजन पद्धति के द्वारा की जाती है। इसका अध्ययन निरंतर कदाचित ही किया जाता है और इसका उपयोग पुस्तकालय के अंदर ही सीमित रहता। अर्थात यानी कि हम जो भी अध्ययन सामग्री या हम जो भी कोर्स करते हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी की चाहिए तो उसको हम एक अलग से रेफरेंस कहते हैं, संदर्भ पुस्तक वो उसका अध्ययन करते हैं तो वो संदर्भ पुस्तक। इसकी जो परिभाषा है कई बार पूछी गई है। आगामी परीक्षा के लिए भी ये संदर्भ पुस्तक की जो परिभाषा एक 2 नंबर का सवाल आपके बन सकता है, बहुत अति महत्वपूर्ण है आपके लिए भी, एग्जाम के दृष्टिकोण से ले भी। संदर्भ पुस्तक की कोई भी परिभाषा ऐसी नहीं है जिसे पूर्ण रूप से मान्यता मिली हो, अतः इनकी विशेषताओं के आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है। और उसकी विशेषताएं कौन कौन सी, उस विशेषता को लेकर भी एक बार सवाल आया हुआ है। हो सकता है कि आगामी परीक्षा में भी हमें देखने को मिले। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? संदर्भ पुस्तक का उपयोग किसी भी विशिष्ट जानकारी को खोजने और जानने के लिए किया जाता है। इन्हें शुरू से अंत तक नहीं पढ़ा जाता है। इसमें वर्णित विषय में कोई निरंतरता नहीं होती है। इन पुस्तकों में प्रकाशित पाठ्य सामग्री में से आवश्यक सूचना एकत्रित करके एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित की जाती है। इन पुस्तकों में विषय व्यवस्थापन सामान्यतः वर्णानुक्रम होता है जिससे पाठक आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। अधिकतर इन पुस्तकों का उपयोग पुस्तकालय के भीतर ही किया जाता है। ये विशेषताएं सामान्य विशेषताएं की विलियम कैटज संदर्भ पुस्तक की विशेषता निम्नलिखित बताते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के विद्वान रह चुके हैं विलियम कैटज। उन्होंने कहा है कि इसका संयोजन साधारणतः एक निश्चित योजना के अनुसार किया जाता है। यह तत्काल और सुविधा अनुसार उपयोग करने हेतु प्रकीर्ण सूचनाओं का संग्रह है। यह तथ्यों पर विशेष प्रकाश डालती है। इसमें विषय का विवेचन सरसरी दृष्टि से किया जाता है। संदर्भात्मक महत्व होने से इस प्रकार की पुस्तक को संदर्भ ग्रंथ कहते हैं और उसे संदर्भ विभाग में रखा जाता है। अब है कि इस पुस्तकों का महत्व और उपयोग क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो पुस्तकालय में संदर्भ सेवा का एक विशेष स्थान होता है। इसके द्वारा पाठकों को न केवल पाठ्य सामग्री चयन करने, सूचना खोजने आदि में सहायता दी जाती है। एक संदर्भ सेवा होती है कि जैसे कोई नया पाठक आता है तो उसको पहले ये थोड़ा समझाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि कोई पाठ्य सामग्री की खोज कैसे करनी है और उसको और आपको किस तरीके से ये फॉर्म फिलअप करना है। इस तरह से जो पुस्तकालय संबंधित जो जानकारियाँ वो दी जाती है उसको एक संदर्भ सेवा कहते हैं। वरना उनके द्वारा प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाते हैं। कई जो पाठक होते हैं बहुत सारे प्रश्न करते हैं, उनका जो पुस्तकालय द्वारा जवाब दिया जाता है। पाठक तथ्य, आंकड़ों, सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न प्राय पूछते रहते हैं और इनके उत्तर पुस्तकालय अध्यक्ष अपने मस्तिष्क या अनुभव के आधार पर नहीं दे सकता। इसके लिए पुस्तकालय में संदर्भ पुस्तकों का एक संग्रह किया जाता है। ये हालांकि जो पुस्तकालय अध्यक्ष है उसे हर विषय का डीपली नॉलेज या कुछ ऐसा जो छोटा मोटा नॉलेज नहीं हो सकता
है, तो उस जो पाठक की जो अभिलाषा होती है या सवाल होते हैं उनको उनका जवाब देने के लिए ही संदर्भ पुस्तकें पुस्तकालय में रखी जाती है, ताकि जो भी पाठक उस पुस्तक में से आप अपना जो वांछित जो प्रश्न है वो या वांछित जो जानकारी है उसको वो प्राप्त कर सके। जिनसे संदर्भ पुस्तकों में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं व अन्य पाठ्य सामग्री से निकलकर व्यवस्थित रूप में रखी जाती है, ताकि तुरंत उत्तर दिए जा सकें। इनमें सूचना पूर्ण, नवीनतम एवं संक्षिप्त उपलब्ध होती है, परंतु संदर्भ से सेवा प्रदान करने के लिए इसका बहुत अधिक महत्व है। सामान्यतः इसका उपयोग किसी विशिष्ट सूचना, विषय, आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन पुस्तकों का उपयोग किसी विषय की पृष्ठ सूची संबंधी जानकारी, सामयिक महत्ता की घटनाओं के विषय में नवीनतम जानकारी, महत्वपूर्ण व्यक्ति की जीवनी एवं कार्यकलाप, एक राष्ट्र में घटित घटनाओं आदि विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए किया जाता है। इनके उपयोग से पाठक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष दोनों के समय की बचत होती है तथा पाठकों की जिज्ञासा की संतुष्टि शीघ्र होती है। अतएव सभी प्रकार के पुस्तकालय में इनकी महती आवश्यकता है। अब पुस्तकाल संदर्भ पुस्तकों के प्रकार और उनकी जो उपयोगिता को लेकर जून 2016 जून 2017 में सवाल आ रहे हैं। जो पॉइंट है, ये जो भी बिंदु है अहम है। अब इसमें प्रकार कौन कौन से है, अब ये वो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जो सबसे पहला जो संदर्भ पुस्तकों का प्रकार है वो शब्दकोश, यानी जिसे हम डिक्शनरी कहते हैं। डिक्शनरी का जो संदर्भ पुस्तकों में एक प्रमुख स्थान होता है, इसका उपयोग मनुष्य अपने प्रारंभिक जीवन से ही करने लगता है। शब्दकोश एक संदर्भ पुस्तक होती है जिसमें शब्द अर्थात वर्णानुक्रम में संयोजित रहते हैं। उसमें अनेक रूप, उद्धरण, कार्य, उत्पत्ति, अर्थ इत्यादि संकलित रहते हैं। इनमें शब्दों भाषा के शब्दों की संपूर्ण जानकारी दी हुई होती है। यदि शब्द कोई विषय के होते हैं तो उसमें उस विषय के मुख्य पारिभाषिक शब्दों की जानकारी दी हुई होती है। संदर्भ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सर्वप्रथम प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या करनी आवश्यक होती है। उसके लिए शब्दकोशों की सहायता लेनी पड़ती है। इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। तो कई बार ये सवाल भी आता है कि शब्दकोश किसे कहते हुए क्या होते हैं, और दूसरा कि शब्दकोश के दो भाग कौन किसे है। तो दो भाग है, सामान्य शब्दकोश और विषयगत शब्दकोश। से कई बार सवाल आता रहता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। पहला सामान्य शब्दकोश क्या है, जिसमें भाषा के शब्दों की जानकारी दी हुई थी। और विशिष्ट शब्दकोश वो होता है जिसमें किसी विषय को लेकर बने, जैसे केमिस्ट्री डिक्शनरी, मेडिकल डिक्शनरी, अलग अलग विषय की जो डिक्शनरी होती है वो उसको विषयगत कहते हैं। विषयगत यानी किसी विषय की डिक्शनरी। जिस शब्दकोश में दो भाषाओं के शब्द दिए गए उसे द्विभाषी शब्दकोश कहा जाता है। जैसे उदाहरण दे रखे हैं, इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी डॉक्टर रघुवारिया, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हिंदी शब्द सागर। ये कुछ डिक्शनरी के उदाहरण है। व्यवहारिक हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश। विषयगत शब्दकोश, इसमें एक विषय के सभी प्रमुख शब्दकोशों की परिभाषा दी हुई होती है। शब्दों का व्यवस्थापन वर्ण क्रमानुसार होता है, जैसे मानविकी कोश, ए ग्लोसरी ऑफ लाइब्रेरी टर्म, यानी एसोसिएशन ऑफ लाइब्रेरी। तो उनकी जो ग्लोसरी का वो टर्म्स। अब इसकी उपयोगिता का है। अब ये तो हमने प्रकार पढ़ लिए, सामान्य शब्दकोश और विषयगत शब्दकोश। अब इसकी उपयोगिता क्या है। किसी भी शब्द मुहावरे का सही अर्थ और उपयोग, शब्दों का उच्चारण, शब्द का वर्ण विन्यास, शब्दों की उत्पत्ति और क्रमिक विकास, शब्दों के विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, शब्दों के संकेताक्षर, संकेत चिन्ह, परिवर्तित शब्द का अर्थ, विदेशी भाषा के उन शब्दों का अर्थ जिनका किसी भाषा में समावेश हो चुका हो, मुख्य व्यक्तिगत नामों की जानकारी जिनको विषय के इतिहास में कोई स्थान मिल गया हो, मुख्य स्थानों, नदी पर्वतों के नाम, मुहावरों की जानकारी देना। ये जो सामान्य विशेषताएं थी शब्दकोश की। आगे चलते हैं। विश्वकोश। विश्वकोश वह कृति होती है जिसमें समस्त ज्ञान के संश्लेषण को सुसंगठित एवं क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस कृति में विषयों उपविषयों पर सूचनात्मक लंबे लेख होते हैं और लेखों का व्यवस्थापन वर्णानुक्रम होता है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार ज्ञान की समस्त शाखाओं से संबंधित विस्तृत सूचना सामग्री युक्त एवं सूचना वर्णानुक्रम भेद विन्यासित साहित्यिक कृति को विश्वकोश कहते हैं। विषय की पृष्ठभूमि से संबंधित जितने भी प्रश्न विषय की पृष्ठभूमि से संबंधित जितने भी प्रश्न
पाठ्य द्वारा पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का उत्तर विश्वकोश की सहायता से दिया जा सकता है। जैसे पनडुब्बी का संक्षिप्त या कंप्यूटर का इतिहास, पनडुब्बी का संक्षिप्त इतिहास कहें या कंप्यूटर का इतिहास कहें, आदि के प्रश्न उत्तर न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो एक सामान्य विश्वकोश में मिलेंगे। विश्वकोश के दो दो प्रकार या दो भाग है, तो शब्दकोश के भी दो भाग थे और विश्वकोश के भी दो भाग। विश्वकोश वो है जो समस्त ज्ञान को एकत्रित या क्रमबद्ध रखती है। सामान्य शब्दकोश क्या है? सामान्य शब्दकोश में संदर्भ ग्रंथ होते हैं जिनका विषय क्षेत्र, विषय या विषय समूह तक सीमित नहीं होता, वरना सभी मानवीय ज्ञान को एकत्रित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और एनसाइक्लोपीडिया अमेरिका। एनसाइक्लोपीडिया का ही अर्थ होता है विश्वकोश। जून 2017 में विशिष्ट विश्वकोश को लेकर एक सवाल आया हुआ था। विशिष्ट विश्वकोश में एक विशेष समूह से संबंधित सूचना को एकत्रित करके एक स्थान पर व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाता है। इसमें लेख विषय के नाम से वर्णानुक्रम में व्यवस्थित होते हैं। विज्ञान, समाज विज्ञान एवं मानविकी ज्ञान पर काफ़ी प्रकाशित विश्वकोश मिल जाते हैं, जैसे इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस, एनसाइक्लोपीडिया लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अब इनकी उपयोगिता क्या है कि विषय की पृष्ठभूमि से संबंधित प्रश्नों की सूचना प्राप्त करने के लिए यह एक उत्तम स्रोत है। किसी भी विषय की जो पृष्ठभूमि की जानकारी हो यहाँ से मिल जाती है। जैसे पुस्तकालय के इतिहास को जानने के लिए पुस्तकालय विज्ञान के विश्वकोश का उपयोग कर सकते हैं। पहला तो ये। दूसरा, सामान्य प्रकृति के तथ्यात्मक प्रश्नों का उत्तर भी इनकी सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे महात्मा गांधी की जन्मतिथि, नव जागरण का आरंभ। विश्वकोश में सम्मिलित लेखों के अंत में पठनीय सामग्री की एक सूची दी होती है, जिनकी सहायता से पाठक अन्य सामग्री को पढ़कर विस्तृत ज्ञान गहन ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। इसकी सांख्यिकी से संबंधित सूचना दी हुई होती है, जैसे जनसंख्या के आंकड़े। इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों के प्रमुख व्यक्तियों की संक्षिप्त जीवनियाँ भी होती है, जैसे महात्मा गांधी की जीवनी। तो ये उपयोगिता को लेकर जून 2016 में भी प्रश्न आ रखा है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब विश्वकोश की कुछ सीमाएं होती है, सीमाओं के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या सीमाएं। कि ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती रहती तथा इनका संशोधित संस्करण तुरंत प्रकाशित करना संभव नहीं होता है। अतः विषय के नए विकास को उसके लेखों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अतः यह आवश्यक है कि विश्वकोश के साथ प्रकाशक वार्षिकी भी प्रकाशित करे, जिससे विश्वकोश की सूचना को अद्यतन यानी अपडेट बनाए रखा जा सके। कई विश्वकोश इस तरह की वार्षिकी का प्रकाशन भी करती है। स्थानाभाव के कारण संपादक के कई लेख विश्वकोश के नए संस्करण में से हटाने पड़ते ताकि नए लेख सम्मिलित किए जा सके। लेखकों के साथ पुस्तकों की सूची होती है जो संपूर्ण एवं अद्यतन नहीं होती है। कई विश्वकोश का किसी देश या विचारधारा की तरफ झुकाव होता है, जिसमें सभी विषयों के साथ समान व्यवहार नहीं हो पाता है। ये थी विश्वकोश। अगला, जीवनी स्रोत। ये स्रोत विशिष्ट व्यक्ति जिन्होंने किसी भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में कोई योगदान दिया हो के बारे में व्यापक सूचना प्रदान करते हैं। ये 2 नंबर का सवाल कई बार आ जाता है। इसमें व्यक्ति की जन्म, मृत्यु तिथि, शैक्षणिक योग्यता, पद, उनके कार्यकलापों के बारे में संक्षिप्त या विस्तृत जानकारी शामिल है। लुईस सोर्स के अनुसार जीवन कोश मुख्यतः प्रमुख व्यक्तियों की निर्देशिका होती है, जिसका व्यवस्थापन क्रमानुसार होता है। इसमें जानकारी रूपरेखा से लेकर विस्तृत होती है। हमने निम्न श्रेणियों में बांटा गया। अब जीवनी कोश भी कुछ श्रेणियां। पहला, अंतर्राष्ट्रीय जीवनी कोश। तो इनका जो संदर्भ क्षेत्र जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय होता है, अर्थात संस्था के सभी विषयों की जो प्रमुख व्यक्ति का विवरण इसमें दिया होता है। जैसे वेबस्टर बायोग्राफिकल डिक्शनरी इंटरनेशनल हुज हू, यानी आप एक कौन कैसे वो, जैसे अभी को वर्तमान में कौन बड़े बड़े पदों पर है, जैसे कोई किसी देश का राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या किसी बड़े संगठन के जो मुखिया होते हैं वो, और ये वो होती है अंतर्राष्ट्रीय। अब अगली है राष्ट्रीय जीवनी कोश। तो इसमें किसी भी राष्ट्र के प्रमुख व्यक्तियों का जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में योगदान दिया हो तक सीमित रहे, यानी एक राष्ट्र के अंदर ही
जैसे डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी, इंडिया हुज हू। और तीसरी व्यावसायिक एवं विषयगत कोश। इसका इनका क्षेत्र कोई एक व्यवसाय या विषय होता है तथा उस विषय या उस व्यवसाय या विषय के प्रमुख व्यक्तियों का विवरण इसमें दिया होता है। जैसे हुज हू ऑफ इंडियन राइटर्स, डायरेक्टरी ऑफ लाइब्रेरी एंड हुज हू इन लाइब्रेरी प्रोफेशन इन दिल्ली। उपरोक्त वर्णित तीनों श्रेणियों में पुस्तकों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले जीवनी कोश, जो प्रतिवर्ष प्रकाशित नहीं होती, सामयिक जो प्रतिवर्ष प्रकाशित होती है तथा केवल उनमें जीवित व्यक्तियों की सूचना होती है। अब इनकी उपयोगिता क्या है वो देख लेते हैं। इन संदर्भ पुस्तकों से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पहला, ये से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों के बारे में संक्षिप्त परंतु पूर्ण विश्वस्त सूचना प्रदान करते हैं। लेखक जो छद्म नाम से लिखते हैं उनके वास्तविक नाम का भी पता इसमें चल जाता है। प्रमुख लेखकों, प्रमुख व्यक्तियों के घर के पते, टेलीफोन नंबर की भी सूचना मिल जाती है। समकालीन जीवनी कोश के द्वारा हम विभिन्न क्षेत्रों पर विषयों में जो नए व्यक्ति पदार्पण करते हैं उनका भी पता चल जाता है। मृत व्यक्तियों की मृत्यु तिथि का भी पता जीवनी कोश से मिल जाता है। प्रमुख व्यक्तियों को जो पुरस्कार मिलते हैं उनका विवरण मिल जाता है। अगला है भौगोलिक स्रोत। भौगोलिक स्रोत वो है जो विभिन्न जिनका उपयोग सभी प्रकार के भौगोलिक प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए किया। जैसे स्थान का विवरण, स्थान की स्थिति, पहाड़ की ऊंचाई, सागर की गहराई, राष्ट्रों की आबादी, इस तरीके से। यद्यपि इस प्रकार की सूचना सामान्य विश्वकोश में भी मिल जाती है परंतु संक्षिप्त में होती है। भौगोलिक स्रोत में छोटी से छोटी सूचना भी दी जाती है जिनके समावेश अन्य पुस्तकों में नहीं हो पाता है। भौगोलिक श्रेणियों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, गजेटियर या कोश। गजेटियर एवं कोश में विभिन्न प्रकार के भौगोलिक तथ्यों, आंकड़ों, प्राकृतिक लक्षणों आदि की जानकारी दी जाती है। इनका व्यवस्थापन वर्णानुक्रम होता है। गजेटियर में काफी विस्तृत सूचना होती है। गजेटियर में विषय का वर्णन ऐतिहासिक लेखन के रूप में आ जाता है परंतु भौगोलिक कोश में सूचना संक्षिप्त होती है। जैसे गजेटियर ऑफ इंडिया में जयपुर की सूचना काफी विस्तृत दे रखी है। इसे पढ़कर किसी स्थान की प्राचीन संस्कृति, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो जाती है। भौगोलिक कोश में जानकारी गजेटियर की तुलना में संक्षिप्त होती है परंतु मानचित्र काफी दी होती है। अगला है मार्गदर्शक पुस्तकें। अब ये जो पर्यटन बैग होती है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इन पुस्तकों का प्रकाशन जो पर्यटन विभाग तथा अन्य द्वारा पर्यटकों को स्थान के विषय में सूचना देने के लिए किया जाता है। इसमें दर्शनीय एवं ऐतिहासिक स्थानों के नाम, विवरण, आवास, मौसम आदि की संपूर्ण जानकारी होती है। उनमें मानचित्र भी होती है जो रेल, बस, वायुयान का किराया, दूरी इत्यादि की जानकारी, जैसे फेडर्स इंडिया, गाइड टू कश्मीर इत्यादि। अगला है मानचित्र में ग्लोब। ये संदर्भ स्रोतों की या अन्य प्राकृतिक तथ्यों की जानकारी देते हैं जिसमें लिखित सूचना बहुत कम होती है। मानचित्र को देखकर एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी, मुख्य हवाई अड्डे, रेल, राजधानी आदि की जानकारी शीघ्रता से प्राप्त की जा सकती है। इसकी उपयोगिता, प्राकृतिक तथ्यों से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर इन्हें देखकर दिए जा सकते हैं। उदाहरणतः सबसे ऊंची चोटी, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर, स्थानों के नाम का उच्चारण भी इनमें मिल जाता है। उन स्थानों का नाम जो बाद में परिवर्तित हो गए वह सूचना भी इनमें मिल जाती है। जैसे श्रीलंका का पहले नाम, जैसे कोलकाता पहले कलकत्ता था। विभिन्न देशों की जनसंख्या का भी पता चल जाता। अगला, वार्षिकी एवं विश्वकोश के पूरक अंक समकालीन स्रोत। वार्षिकी एवं विश्वकोश के पूर्व अंक समकालीन संदर्भ पुस्तकें होती है। विलियम केट के अनुसार वार्षिकी वर्ष विशेष से संबंधित तथ्यों तथा सांख्यिकी विवरणों की एक संक्षिप्त कृति होती है। एएलए शब्दकोश के अनुसार वर्णनात्मक तथा संख्या के रूप में सामयिक सूचना के किसी वार्षिक अंक जो कभी कभी किसी विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित होता है उसे वार्षिकी कहते हैं। वार्षिकी वास्तव में सामयिक सूचना की विस्तृत कृति होती है जिसका उद्देश्य पूर्व वर्ष में घटित सभी प्रकार की घटनाओं एवं क्रियाकलापों का विवरण प्रस्तुत करता है जिसमें सूचना नवीनतम होती है। विश्वकोश के पूरक अंकों को भी वार्षिकी कहते हैं। इन्हें विश्वकोश के प्रकाशक विश्वकोशों के लेखों की सूचना को अद्यतन रखने के लिए प्रकाशित करते, अतः इनके पूरकों में अद्यतन सूचना, नवीनतम विकास की सूचना
घटना चक्रों की सूचना निहित होती है। और विश्वकोश के जो पूरक ग्रंथ है, विश्वकोश में संग्रहित सूचना को अद्यतन रखने के लिए प्रतिवर्ष एक पूरक अंक प्रकाशित करता है, जिसमें उस वर्ष में घटित नई सूचनाएं होती है, जैसे का बुक ऑफ द ईयर। अगली विशिष्ट वार्षिकी इस संदर्भ पुस्तकों का क्षेत्र एक किसी विषय की प्रगति या ह्रास को दर्शाता है, जैसे डेमोग्राफिक ईयर बुक। अगला सांख्यिक आंकड़े, आंकड़ों के से संबंधित स्रोतों का उपयोग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इनका उपयोग अनुसंधान, अध्यापन, व्याख्यान, उद्योगों की स्थापना, अनेक प्रकार के निर्णय लेने में किया जाता है। ये सांख्यिकी आंकड़े विभिन्न प्रकार की प्राथमिक सूचनाओं स्रोतों में बिखरे पड़े रहते हैं। अब आगे हम अध्यायों में पढ़ेंगे प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत, तृतीयक स्रोत, उनको लेकर भी काफ़ी सारे सवाल आते हैं। अतएव द्वितीयक स्रोत से उन्हें एकत्रित कर एक स्रोत के अंतर्गत विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था रहती है कि उन्हें तुरंत खोजा जा सके। ये होती है जो आंकड़ों से संबंधित स्रोत। अब हस्तलिखित क्या होती है? जो लिखी हुई, जो हाथ से लिखी हुई किताबें, वो हस्त पुस्तिकाएं। ये मान लो आपको ये नोट्स बना रहे हो या कुछ ऐसी चीजें होती है। वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों या प्रयोगशाला में कार्यरत कर्मचारियों को हस्त पुस्तिकाओं की आवश्यकता पड़ती है। इन पुस्तिकाओं में विभिन्न विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को सुव्यवस्थित एवं संक्षिप्त रूप में व्यवस्थित एवं प्रस्तुत किया जाता है। इसमें तथ्य एवं आंकड़े, विधियां, सिद्धांत आदि दिए हुए होते हैं, जिसमें विषय का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अगला है निर्देशिका, जिसे डायरेक्टरी कहते हैं। इन सूचना में पत्रिकाओं, व्यक्तियों, शैक्षणिक संस्थाओं, व्यावसायिक संगठनों आदि की सूचना होती है। इनमें इन संस्थाओं के पते, उद्देश्य, कार्य एवं पदाधिकारियों की सूचना होती है। इनमें पत्रिकाओं की संपूर्ण सूचना उपलब्ध होती है। इनमें सूचनाओं का व्यवस्थापन, वर्णानुक्रम होता है। वैसे जो व्यवस्थापन है, अरेंजमेंट है, जो अल्फाबेटिकली ही होता है। अतः वांछित सूचना तुरंत खोजी जा सकती है। निर्देशिकाओं का विशेष सीमा व्यापक एवं विस्तृत होती है। निर्देशिका व्यावसायिक संस्थानों के उत्पादन की सूचना भी देती है। ये दो प्रकार की होती है, सामान्य और विशिष्ट। अगला है वाग्मयी सूची, यानी सूचियों की सूची। ये संदर्भ पुस्तकों की सूची होती है तथा प्रकाशित पुस्तकों के बारे में संपूर्ण जानकारी देती है, जैसे आख्या यानी टाइटल, लेखक का नाम, संपादक, अनुवादक का नाम, प्रकाशक का नाम, पता, मूल्य एवं साइज। इसकी सहायता से पुस्तकालय में पुस्तक चयन इत्यादि जो महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। इन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त किया गया है। सार्वभौमिक वाग्मय सूची, ये ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में सभ्यता के सभी अभिलेखों का सर्वेक्षण है। इसका क्षेत्र, समय, स्थान, भाषा, विषय से संबंधित से सीमित नहीं होता। यद्यपि ऐसी सूची प्रकाशित नहीं हुई है, परंतु वृत्त पुस्तकालयों की सूचियों को उनके समकक्ष माना जा सकता है। अब एक है, अगला है राष्ट्रीय वाग्मय सूची। सूची में एक राष्ट्र में प्रकाशित पाठ्य सामग्री का लेखा होता है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार राष्ट्रीय वाग्मय सूची निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है: किसी राष्ट्र में प्रकाशित पुस्तकों की सूची, किसी राष्ट्र पर प्रकाशित पुस्तकों की सूची, किसी राष्ट्र के नागरिकों पर प्रकाशित पुस्तकों की सूची, किसी राष्ट्र के नागरिकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की सूची। उपरोक्त में से किन्हीं दो या दो से अधिक मिश्रण हो, जैसे INB और BNB। इसकी भी फुल फॉर्म आती है, इनके बारे में भी कई बार पूछा जाता है। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी और ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। अगला व्यावसायिक वाग्मय सूची। पुस्तक व्यवसाय संघ या प्रकाशक इन सूचियों को प्रकाशित करते हैं। इसके पीछे इनका उद्देश्य प्रकाशित पुस्तकों की सूचना देना। इसका क्षेत्र राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। अगला विषयगत वाग्मय सूची। ये सूचियां एक विषय पर प्रकाशित साहित्य को सूचीबद्ध करती है, जैसे क्यूमुलेटिव बुक्स इंडेक्स, बुक्स इन प्रिंट। अगर लेखक वाग्मय सूची, इसमें लेखक के द्वारा या अन्य लेखकों के द्वारा इस पर लेखक पर लिखी हुई पुस्तकों की सूचना, जैसे कैम्ब्रिज बिब्लियोग्राफी ऑफ इंग्लिश। अगला सारकर्ण और अनुक्रमणीय पत्रिकाएं। इनके बारे में भी सवाल आता रहता है कि ये पत्रिकाएं द्वितीय स्रोत की श्रेणी में सबसे अधिक महत्व रखती है। ये शोधकर्ता इन पर पूरी तरह निर्भर करते हैं। सारकर्ण में विषय की प्राथमिक पत्रिकाओं में जो लेख होते हैं उनका सारांश होता है। सारकर्ण यानी सार है वो छांट कर करना, वो होता है सारकर्ण।
साधारण पत्रिकाओं से तात्पर्य नियमित रूप से प्रकाशित तथा सुव्यवस्थित पत्रिकाओं से होता है, जिनके अंतर्गत संक्षेप में प्राथमिक स्रोतों की सूचनाओं के लेख जो उन विशिष्ट विषयों से संबंधित हो, नवीन शोध, मोनोग्राफ, प्रतिवेदन, पेटेंट तथा अन्य प्राथमिक प्रकाशनों का संकलन किया होता है। इसमें लेख के सारांश के साथ इसका संस्थागत विवरण भी होता है। इसका मुख्य उद्देश्य पाठक के समय को बचाना होता है, क्योंकि प्राय सूचनात्मक सार पढ़ने के बाद मूल प्रलेख को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। विभिन्न प्रकार के सार को पढ़कर उपयुक्त प्रलेख खोजने का कार्य भी सहजता से हो जाता है। अनुक्रमणीय पत्रिकाएं वे पत्रिकाएं होती है जो नियमित अंतराल के पश्चात प्रकाशित होती है। अनुक्रमणीय क्रम के बाद इसका विषय क्षेत्र प्राय एक विस्तृत विषय होता है। विषय क्षेत्र में जितने भी लेख प्राथमिक सूचना स्रोतों में प्रकाशित होते हैं, उनको व्यवस्थित सूचना अनुक्रमणीय पत्रिकाओं में उपलब्ध होती है। इसकी सहायता से एक विषय पर साहित्य खोजा जा सकता है। विषयों एवं गहन अध्ययन करने वाले इससे इनके विषय क्षेत्र में नवीन शोधों विषय विकास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सारकर्ण अनुक्रमणीय पत्रिकाओं के द्वारा पुस्तकालय में सामयिक अभिज्ञता सेवा दी जाती है, जिससे पाठकों के सामयिक अभिगम की पूर्ति होती है, क्योंकि शोधकर्ता अपने स्वयं के प्रयासों से अपने ज्ञान को अद्यतन नहीं रख सकता है। इनकी सहायता से अनुदर्शी साहित्यिक खोज भी आसानी से की जा सकती है। ये साहित्यिक के वाग्मय नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सारकर्ण पत्रिकाएं काफ़ी सीमा तक भाषा अवरोध की समस्या भी हल करती है, क्योंकि प्राथमिक स्रोतों में लेख कई भाषाओं में प्रकाशित होते हैं, परंतु सारकर्ण पत्रिकाओं में सार लोकप्रिय भाषा में प्रकाशित होती है, जिससे प्राय सभी विशेषज्ञ परिचित होते हैं। अब कुछ समीक्षाएं भी होती है साहित्य को, इस तरीके की ये चीज़ें। समीक्षा प्रगति समीक्षा सारकर्ण अनुकरणीय पत्रिकाओं की संख्या में अधिक सूचना के स्रोतों के बराबर ही वृद्धि के कारण शोधकर्ताओं द्वारा एक विषय पर संबंधित साहित्य को खोज पाने में कठिनाई महसूस होती है। अंतर विषय अभिगम की पूर्ति के लिए एक से अधिक सार अनुकरणीय पत्रिकाओं को खोजने में अधिक समय लग जाता है तथा कठिनाई का अनुभव होता है। फलस्वरूप इस कठिनाई को दूर करने के लिए समीक्षात्मक साहित्य का प्रकाशन किया जाता है। समीक्षा साहित्य एक विशिष्ट विषय पर विद्वानों द्वारा लिखा गया विस्तृत लेख होता है। अगला साहित्यिक मार्गदर्शिकाएं। तो इन सूचना स्रोतों में मुख्यतः पाठकों को किसी विषय विशेष के साहित्य का उपयोग करने में सहायता एवं मार्गदर्शन करना होता है। ऐसी मार्गदर्शिका का उद्देश्य एक विषय की ग्रंथपरक संरचना को प्रस्तुत करना होता है। एक विषय के मूल्यांकन एवं प्रारंभिक स्थिति से लेकर उनके विकास की जानकारी भी प्रदान करती है। ये विषय के विकास को ग्रंथात्मक उपकरणों द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे ए गाइड टू लिटरेचर ऑफ केमिस्ट्री बाय E.J. क्रैन। शोध प्रकृति। तो जो शोध कार्य होते हैं उनके बारे में सूचना इसमें होती है। शोध कार्यों की पुनरावृत्ति एवं अतिव्यापन को कम करने के लिए आवश्यक है कि वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं को विभिन्न शोध संस्थाओं में शोध परियोजना की जानकारी होनी चाहिए। शोधकर्ता अपने स्वयं के प्रयासों से ये जानकारी एकत्रित करने में समर्थ नहीं होती है, अतः शोधकर्ताओं को ये जानकारी देने के लिए शोध प्रकृति सूची प्रकाशित की जाती है, जिसमें परियोजना का संक्षिप्त विवरण, जैसे विषय, अनुदान देने वाली संस्था, शोधकर्ता का नाम, शोधकर्ता की प्रगति आदि सूचना उपलब्ध होती है। अधिकतर शोध कार्य प्रमुख संस्थाओं द्वारा वित्तीय अनुदान के द्वारा ही चलाए जाते हैं और इस प्रकार की सूची बनाना कठिन कार्य नहीं होता है। अब संदर्भ प्रश्नों के उत्तर, यदि हम संदर्भ प्रश्न होते हैं उनके उत्तर किस तरीके से दिए जाते हैं, तो जैसे भाषा से संबंधित जो शब्द का अर्थ है, उच्चारण है, तो उसका जो संदर्भ ग्रंथ है वो शब्दकोश होगा। अगर किसी पृष्ठभूमि से हमें जानकारी हमें चाहिए, तो किसी विषय का इतिहास, सामान्य सूचना वगैरह, तो विश्वकोश में हम खोजेंगे। घटनाक्रम का अगर कोई प्रश्न होता है तो किसी घटना के बारे में, विकास के बारे में, तो उसका जो ग्रंथ होगा वो उसकी जानकारी हमें वार्षिकी से मिलेगी। किसी की जीवन चरित्र के बारे में जानकारी का अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है तो प्रतिष्ठित व्यक्तियों, समाजशास्त्री, लेखकों, राजनीति से संबंधित जानकारी हमें जीवनी कोश से मिलेगी। स्थान के बारे में उसकी स्थिति या पहचान, दूरी का अगर प्रश्न है तो भौगोलिक लेख स्रोत जैसे एटलस है, गजेटियर वगैरह वहाँ से मिलेगी। संस्था या संगठन के बारे में जानकारी, जैसे उस किसी का पता हो, वो एड्रेस हो, उसका इतिहास अगर कोई जानकारी चाह रहा है तो उसकी जो जानकारी हमें निर्देशिकाओं से मिलेगी। अगर तथ्य से संबंधित या सांख्यिकी से संबंधित घटना चमे तो वो हमें
हस्त पुस्तिकाओं से मिलेगी। प्रलेख किसी विषय पर प्रकाशित पुस्तकों की सूची है, वो ग्रंथ सूची से मिलेगी। और पत्रिका किसी विशिष्ट विषय पर किन किन पत्रिकाओं में एक अवधि में लेख प्रकाशित हुए, उनके साथ वो सार करने अनुकरणीय जो स्रोत है उनमें मिलेगी। ये तो हमने विभिन्न प्रकार के जो संदर्भ स्रोत, जो संदर्भ पुस्तक है उनके बारे में पढ़ा। अब इनका मूल्यांकन भी हम पढ़ेंगे कि इनका क्या क्या मूल्यांकन। एक प्रमाणिक होती है, यानी तो इनके संकलनकर्ताओं द्वारा निश्चित किया जाता है, ये प्रमाणिक होती है। इनका विषय क्षेत्र है जो प्रश्नों में दिए गए उद्देश्य की पूर्ति है या नहीं है, विशेष क्षेत्र क्या है, इनकी क्या सीमा है। तो ये विशेष क्षेत्र के बारे में, अब इसकी शैली के बारे में भी ये लेखक की सूचना सही या विश्वसनीय, वर्णित सूचना का किसी देश के प्रति झुकाव है या नहीं है, सभी विषयों की जानकारी उनकी महत्वता के आधार पर दी गई है या नहीं है, कृति में सूचना का विवरण प्रस्तुतिकरण विद्वानों, सामान्य जन, बच्चों किसको ध्यान में रख किया गया, व्यवस्थापन किस प्रकार का किया गया, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसका पता लगाने से सूचना आसानी से खोजी जा सकती है। पुस्तक में व्यवस्थापन कालानुक्रम वर्णानुक्रम होता है। इसका भौतिक आकार कैसा है, तो इस तरीके से इसकी जो उपयोगिता है वो है। अगला है संदर्भ पुस्तकों के मूल्यांकन के जो स्रोत है वो 3 श्रेणी बांटे, पूर्वव्यापी, सामयिक और मैनुअल। पूर्वव्यापी जो संदर्भगत, जिनका उपयोग पूर्व में प्रकाशित संदर्भ ग्रंथों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। सामयिक नई प्रकाशित संदर्भ पुस्तकों के मूल्यांकन के लिए किया जाए। मैनुअल में मूल्यांकन करने की विधि है। और ये कुछ उदाहरण भी दे रखे हैं। और इस तरीके से आज हमने ये इस पाठ की काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ी है। इसमें संदर्भ की 2 विशेषताएं, ये 4 श्रेणियां, ये कई बार सवाल पूछे गए हैं। और आगे अगला जो हम पाठ पढ़ेंगे वो शब्दकोश है। और पाठ को पढ़ें, नोट्स बनाएं, समझें। धन्यवाद।